नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस YouTube के चैनल के माध्यम से हमने जो मुहिम चलाया है, खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, जो खासकर वैसे विद्यार्थी जो गांव में रह करके खुद से तैयारी करते हैं या संसाधन के अभाव में वो शहर नहीं जा पाते हैं या वगैरह वगैरह जो भी कारण होते हैं, तो उन्हीं कारणों को दूर करने के लिए हमने इस YouTube के चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाया है। और इस मुहिम के माध्यम से हम उन बच्चों को मदद करना चाहते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग खास करके GS यानी जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन की जो तैयारियां होती है वो हम कराने जा रहे हैं। और जनरल स्टडी की सभी सब्जेक्ट का वीडियो हम इस YouTube चैनल पर लाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स को चुना है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स प्रभावी होता जा रहा है। चाहे कंपटीशन कोई भी विभाग क्यों ना ले, कोई किसी भी आयोग के माध्यम से क्यों ना लिया जाए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और इससे भी सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि करंट अफेयर्स जितने भी बन रहे हैं आजकल, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड होते हैं। और इसलिए हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को चुना है और इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा दूसरा सेशन है। कल हमने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स आया कहाँ से और इकोनॉमिक्स का प्रयोग किस तरह से हुआ। तो हमने इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया था। और आज हमारा दूसरा क्लास है और इस दूसरे क्लास के माध्यम से हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको बता दें, यानी कि उस टॉपिक के बारे में बता दें जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछी जाती है। और टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हमारा क्लास चलेगा और जिसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है वो जानकारियाँ होनी चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। हम लोग पहले टॉपिक को लिख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक रहेगा हमारा पब्लिक फाइनेंस यानी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। पहला हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक को उठाएंगे पब्लिक फाइनेंस को। इसको सार्वजनिक वित्त, हिंदी में हम लोग जानते हैं सार्वजनिक वित्त के नाम से, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बजटीय प्रणाली को, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है पूर्णतः बजटीय प्रणाली पर ही आधारित होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसको, तो यह टॉपिक जो होता है बिल्कुल किस पर आधारित होता है, तो बजटीय प्रणाली पर आधारित होता है। तो यह बजटीय प्रणाली पर आधारित है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स को हम उठाएंगे, सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक, इस बैच को हम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो छोटी छोटी पॉइंट को डिटेल्स करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जितने भी इस टॉपिक से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा एवं बैंकिंग। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे मनी एंड बैंकिंग पर। इससे ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। ये दोनों टॉपिक ऐसा है
जो करेंट से भी रिलेटेड रहता है, जिस कारण से ढेरों सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसको फाइनेंशियल सेक्टर भी कहा जाता है, इस टॉपिक को फाइनेंशियल सेक्टर भी कहा जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर यानी वित्तीय क्षेत्र। अब इस वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग मनी मार्केट को देखेंगे। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट मीन्स मुद्रा बाजार और कैपिटल मार्केट मीन्स पूंजी बाजार। इसमें हम खास करके दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला हो जाएगा मेरा मनी मार्केट और दूसरा हो जाएगा कैपिटल मार्केट। इसको हिंदी में बोलेंगे मुद्रा बाजार और इसको बोलेंगे पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो हम लोग दूसरे टॉपिक में मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें कुछ सब टॉपिक भी आ जाता है, जैसे कि मनी मार्केट के अंतर्गत कौन कौन, यानी कि मनी मार्केट को कौन हैंडल करता है, यानी रेगुलेट इसको कौन करता है। तो रेगुलेट जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। इसके अंतर्गत आरबीआई आता है और आरबीआई के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बैंकिंग सिस्टम को। इसी के अंदर हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद दूसरा देखा जाए आरबीआई के अलावा तो एक और होता है जिसको हम लोग जानते हैं शेयर बाजार के नाम से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेयर बाजार के बारे में, शेयर बाजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, शेयर बाजार के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बैंक के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंक के बारे में। मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो जिसमें ज़्यादा समय भी लगता है और हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे भी। जैसे इसके अंतर्गत बैंक के अंतर्गत बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला बैंक जो जॉइंट है, यानी कि संयुक्त रूप से या संयुक्त उपक्रम जो अभी भी काम कर रहा है, यानी कि भारत का पहला बैंक जॉइंट रूप से यानी कि संयुक्त रूप से जो अभी भी काम कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होनी चाहिए। एक तो पूछ रहा भारत का पहला बैंक और दूसरी पूछ रहा है कि वर्तमान में अभी भी काम कर रहा है, तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा एसबीआई। जैसे हम बैंक के बारे में यदि पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक संयुक्त उपक्रम जो अभी भी काम कर रही है या कार्य कर रही है। तो पता भी होगा आप लोगों को कि संयुक्त रूप से जो बैंक था, भारत का पहला बैंक जो अभी भी काम कर रही है, वो है हमारा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये भारत का प्रथम यानी कि पहला संयुक्त उपक्रम है जो अभी भी काम कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं। तो ये बना कैसे, उसके बारे में हम देखें तो पहला 1806 ईस्वी में, यानी 1806 ईस्वी में जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो उस समय प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। उसके बाद दूसरा 1800, इससे पहले 1804 ईस्वी में 1804
2004 ईस्वी में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना की गई थी। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना की गई थी। बम्बई की स्थापना की गई थी। और तीसरा 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। कालांतर में इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में यानी 1921 ईस्वी में इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 ईस्वी में मर्ज कर दिया गया था। यानी कि इन तीनों बैंकों को 1921 ईस्वी में मिला करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। यानी कि इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया था 1921 ईस्वी में। और उस समय ये तीनों बैंक जो है इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाने लगा। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। यानी इन्हीं तीनों बैंकों को मिला करके एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 ईस्वी में एसबीआई के फॉर्म में परिवर्तित कर दिया। इसे ही 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना सरकारी बैंक कौन सा है, भारत का सबसे पुराना सरकारी बैंक कौन सा है, हमारा सीधा आंसर होना चाहिए एसबीआई। भारत का पुराना यानी सबसे पुराना सरकारी बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था बैंक के अंतर्गत वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एक रिव्यू लिए थे। आगे हम देखते हैं तीसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा योजना आयोग एवं नीति आयोग से संबंधित, यानी उसकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या कार्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो बैंक के बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू लिए थे। तीसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन एवं नीति आयोग। योजना आयोग एवं नीति आयोग। अब इसके बारे में हम क्या जानेंगे, इसके बारे में हमें जानना क्या है कि इसका विकास क्रम एवं उपलब्धियां, इसका विकास क्रम एवं उपलब्धियां। तो इसके विकास क्रम, इसके विकास क्रम एवं उपलब्धियां के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय आय एवं संबंधित, उससे संबंधित अवधारणाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एवं इससे संबंधित अवधारणाएं एवं संबंधित अवधारणाएं। जैसे इस टॉपिक, ये भी टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीबीए के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में जीएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है उसके बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में हम लोग, इतना टॉपिक को हम लोग इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।
इसको पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं संबंधित अवधारणाएं के बारे में डिटेल्स या डाटा कौन रखता है, यानी कि इस पर नियंत्रण किसका होता है। तो आप लोग सुने होंगे कि पहले जो थी दो संस्थाएं इस पर काम कर रही थी। एक था CSO, दूसरा था NSSO। इसका यदि आप देखें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों संस्थाएं जो थी वो काम कर रही थी। अब हाल ही में क्या हुआ है कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इन दोनों को मर्ज करके एक में ला दिया है, और वो जो संस्था अभी है वो NSO है, केवल NSO है, यानी नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं नेशनल। अभी जो संस्था काम कर रही है राष्ट्रीय आय से रिलेटेड या उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में, वो है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इसका मतलब था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी हम बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा या राष्ट्रीय आय का आकलन या अनुमान कौन करता है, तो पहले क्या होता था CSO, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए ऑप्शन में CSO भी रहेगा। वर्तमान की अगर हम बात करें, करेंट से जोड़ दें, तो वर्तमान में पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, अगर ऑप्शन में CSO है और NSO भी है तो हमारा आंसर NSO होना चाहिए, CSO नहीं होना चाहिए। हालांकि आप क्वेश्चन बैंक या कहीं भी देखे होंगे, पूछा जो गया है वो वहाँ तक तो आंसर क्या था, CSO सही था, लेकिन बदल गया है। अब जो है इन दोनों को मर्ज करके एक ही में ला दिया है, NSO। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कब किया गया वो भी लिख लें। तो इसको जो है मई 2019 में, यानी कि मई 2019 से जो है CSO और NSO दोनों को मर्ज करके NSO में कर दिया है, यानी नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वां टॉपिक हमारा होगा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। कितने ऐसी कारक हैं जो हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करती है, यानी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो यानी बाहरी कारक, कारक में कौन सा कारक हम लोग देखेंगे, बाहरी कारक। हालांकि इसके अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसी के अंतर्गत आ जाता है विदेश व्यापार। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विदेश व्यापार। दूसरा पढ़ेंगे भुगतान संतुलन। कई बार UPSC में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया, BPSC में भी पूछा गया, तो ये इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा भुगतान संतुलन। तीसरा टॉपिक जो इसके अंतर्गत तीसरा जो आएगा विदेशी निवेश। विदेशी निवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये एक ऐसा कड़ी है जिसको हमें जानना ही जानना है। अगर इकोनॉमिक्स में इसको हम नहीं जान रहे हैं अच्छी तरह से तो स्वाभाविक है एक प्रश्न तो निश्चित 100% ही छूट जाएगा। इसी के अंतर्गत आता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इसमें हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं में WTO के बारे में हमें पढ़ना होता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में हमें पढ़ना होता है, तीसरा IMF के बारे में हमें जानना होता है,
चौथा हमें एनडीबी के बारे में जानना होता है। पांचवा हमें एडीबी के बारे में जानना होता है। छठा हमें एआईआईबी के बारे में जानना होता है। सातवां देखिए तो अदर, मतलब इसके बाद जो अदर मतलब छोटी छोटी ऐसी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है, यानी अन्य लिखना या अदर। ठीक, तो पांचवा टॉपिक भी हमारा थोड़ा सा विस्तार पूर्वक ही चलेगा। उसके बाद छठा टॉपिक यदि हम देखें तो छठे टॉपिक के अंतर्गत हम ले लेते हैं मानव संसाधन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस को, मानव संसाधन। छठा टॉपिक हो जाएगा हमारा मानव संसाधन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मानव संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या के बारे में, यानी पॉपुलेशन के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में। इसके अंतर्गत दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में। तीसरा जो पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में। और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है, सूचकांक होती है, उसके बारे में, यानी सूचक के बारे में, सूचकांक के बारे में। इसको रिपोर्ट बोल सकते हैं, रिपोर्ट। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी, हालांकि ये जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानव संसाधन का जो टॉपिक है, ये मैक्सिमम मेंस का टॉपिक है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या आईएएस लेवल का। इस पे जो मेंस से ढेर सारा क्वेश्चन बनता है गरीबी पे, बेरोजगारी पे, और हर साल जो है कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन उठाता ही है। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं बेरोजगारी से और गरीबी से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल्स से पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित जो है सरकारी योजनाएं के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित सरकारी योजनाएं को हम लोग पढ़ेंगे, यानी गरीबी और बेरोजगारी से जो रिलेटेड हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। सातवां टॉपिक होगा हमारा, सातवां टॉपिक हो जाएगा उद्योग यानी इंडस्ट्री के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विनिर्माण के बारे में, ये भी मेंस को टच करता है, ये भी टॉपिक हम लोग प्री में भी इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब इन दोनों यानी कि उद्योग, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी योजना को पढ़ेंगे, योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विनिर्माण, अब इससे रिलेटेड कई योजनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो उड़ान योजना, भारतमाला योजना, तीसरा अगर हम देखें तो सागरमाला योजना, यानी बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का सातवां टॉपिक था। आठवां अगर देखें तो वो होता है एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये था हमारा लिस्ट ऑफ टॉपिक 1 to 8। इकोनॉमी को हम 8 टॉपिक में जो है कवर करने वाले हैं, और इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक बचता है तो उसे भी हम लोग ले लेंगे, यानी कहीं से कुछ छूटने की कोई भी सवाल नहीं है। पूरी तरह से इकोनॉमिक्स को हम कवर करेंगे, इस तरह से कवर करेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी वीडियो से, यानी कि हमारे पढ़ाए हुए से, यानी हमारी डायरी में होनी चाहिए। अलग से हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है करंट की, तो इसमें हम करंट, वर्तमान में करंट से जोड़कर सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर चुके, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करके यहीं तक छोड़ देते हैं। और कल से नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग
टॉपिक फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और वो हमारा पहला टॉपिक होगा फाइनेंशियल यानी पब्लिक फाइनेंस। ठीक है।